मई जून 1731 का क्वेश्चन है A2 का कंपनी का। The following balances were extracted from the books of SXY Public Limited Company on 31st January. Land and building दी हुई at cost, equipment है, motor vehicle है, ordinary shares of 5 each है, share premium है, retained earnings दी हुई है, inventory opening है, trade receivable है, 8% loan है, provision for doubtful debts दिया हुआ है आपको, revenue है, purchases, admin expenses, distribution cost, interim dividend paid. नीचे वो कह रहा था कि inventories at 31st January included 100 units of damaged items. यानी क्लोजिंग इन्वेंट्री में 100 यूनिट्स डैमेज्ड आइटम के मौजूद हैं. These items with a unit cost of 80 were all sold on 2nd February for 65 each. हमें यह पता होना चाहिए इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट और NRV whichever is less. हाँ वो बिके 2 फरवरी को है बैलेंस शीट डेट के बाद, लेकिन ये एडजस्टिंग इवेंट है क्योंकि हमें बैलेंस शीट डेट पर ही पता था कि हमारी इन्वेंट्री जो कि हम शो कर रहे हैं कितने की, देखें 100 into 80 हम 8000 की शो कर रहे हैं, लेकिन उसकी एक्चुअल में वैल्यू जो है वो कितनी है, एक्चुअल में उसकी वैल्यू 6500 है. 100 into 65 ये जी, तो आपको 6500 रिकॉर्ड करनी है अपनी इन्वेंट्री में रादर देन 8000, बिकॉज 100 into 80 हमने कॉस्ट आपकी 8000 है वो हमने शामिल नहीं करनी, क्योंकि हमें वो अमाउंट शामिल करनी है जो दोनों में से कम होगी, whichever is less. तो 6500 is less, तो we will go for 6500. और बाकी इन्वेंट्री जो है देखें एट 31st जनवरी ऑल अदर इन्वेंट्रीज, यानी ये 86,500 इन्वेंट्री में शामिल नहीं है. ऑल अदर इन्वेंट्रीज वर वैल्यूड एट कॉस्ट 36,000 and had a net realizable value of 85,400. तो हम कौन सी लेंगे वैल्यू इसमें से, जो दोनों में से क्या है कम है, 36,000, उसमें ऐड कर देंगे हम 6500, हमारी वैल्यू आ जाएगी इन्वेंट्री की जो आपने बुक्स में रिकॉर्ड करनी है 42,500. तो 42,500 जो है वो इन्वेंट्री है जो कि आप बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे और बुक्स में लिखेंगे रिकॉर्ड करके. नेक्स्ट क्वेश्चन में मजीद क्या कह रहा है वो, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस include an amount of 30,000 for a machine purchased on 1st February. The machine has a useful life of 3 years and will then be scrapped with nil proceeds. वो बता रहा है कि एडमिन एक्सपेंसेस में एक अमाउंट शामिल है 30,000 की जो आपने मशीन खरीदी थी. यानी अगर 30,000 की आप मशीन परचेज करते हैं और वो 3 साल आपके पास रहती है या 3 साल आप चलती है आपके पास, तो सारी बात है 30,000 को आप डिवाइड कर देंगे किससे, 3 से, तो आपके पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी उसकी, यानी 10,000 इज गोइंग टू बी द डेप्रिसिएशन ईच ईयर फॉर द मशीन. और उसने कहा विल देन बी स्क्रैप्ड, यानी फिर उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी. एनी कॉस्ट रिलेटेड टू द मशीन शुड बी चार्ज टू कॉस्ट ऑफ सेल्स. मशीन से रिलेटेड जो कॉस्ट है वो आपने चार्ज करनी है कॉस्ट ऑफ सेल्स में चार्ज करनी है. इसका मतलब है कि एडमिन एक्सपेंसेस में से आपको ये 30,000 जो है वो माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि इट शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ एडमिन एक्सपेंसेस, इट्स ए नॉन करंट एसेट. और जो इस पर डेप्रिसिएशन है वो आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि उसने बताया है कि आपने डेप्रिसिएशन को कॉस्ट ऑफ सेल्स में चार्ज करना है, वो आप चार्ज करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर, डेप्रिसिएशन को आप जो है वो चार्ज कर लेंगे. नेक्स्ट देखते हैं फिगर फॉर लैंड एंड बिल्डिंग एट कॉस्ट इंक्लूड्स लैंड विच एट कॉस्ट 3 लाख. तो लैंड एंड बिल्डिंग में वो कह रहा है कि लैंड की जो कॉस्ट है वो 3 लाख है. तो देखते हैं लैंड एंड बिल्डिंग 7 लाख का दिया हुआ है बेटा ऊपर, उसमें से 3 लाख का लैंड है, यानी 4 लाख की बिल्डिंग है. ठीक है जी, 4 लाख की बिल्डिंग का पता होना जरूरी इसलिए है कि हमने इस पर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी है. इसलिए 4th पॉइंट को फिलहाल छोड़ते हैं, नीचे आ जाए. डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज लैंड नॉट डेप्रिसिएटेड बिल्डिंग. 4 लाख की जो है स्ट्रेट लाइन ओवर 25 ईयर चार्ज टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, यानी ये भी कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड करेंगे आप. इक्विपमेंट दिया हुआ स्ट्रेट लाइन मेथड से ओवर 5 इयर्स चार्ज टू एडमिन एक्सपेंसेस. मोटर व्हीकल रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड एट 20% चार्ज टू डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट. द कंपनी पॉलिसी इज टू चार्ज ए फुल ईयर डेप्ट इन द ईयर ऑफ परचेज एंड नन इन द ईयर ऑफ सेल. ट्रेड रिसीबल वो कह रहा है कि बैड डेट्स उसमें इंक्लूड है 8,800 के, तो वो हम बैड डेट्स एडमिन एक्सपेंसेस में भी लिखेंगे, माइनस भी करेंगे और फिर प्रोविजन निकालेंगे 4%, तो क्या आती है, और वो एडमिन एक्सपेंस में उसने कहा कि डालनी है आपने. लोन वाज ऑब्टेन्ड ऑन 1 अप्रैल 2016, आपने इसकी इनकम स्टेटमेंट जो है वो बनानी है. तो लोन को जरा देख लेते हैं. 1 सितंबर को लिया था आपने, इस पर लोन पे इंटरेस्ट कितना आएगा. हमारा साल खत्म हो रहा है 31 जनवरी को, हमने लिया सितंबर में, तो 1 सितंबर को, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 5 मंथ्स का लोन पे इंटरेस्ट आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा 5 महीने. वो कितना आएगा आपका, वो मैं बताने जा रहा हूँ आपको. 1,50,000 है ना 8% लोन
हम ले लेंगे 8%, मल्टीप्लाइड बाय आपका आ जाएगा जी 5/12, 5 मंथ्स है। कैसे देखिए ना, वो उसने कहा कि 1 सितंबर को आपने लोन दिया, 1 सितंबर को अगर आपने लोन जो है वो दिया है तो उस पर जो इंटरेस्ट बनेगा वो 8% के हिसाब से 5 माह का आपने कैलकुलेट करना है, वो आता है 5000। कैसे? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी में हमारा खत्म हो गया साल। 5/12 करके हमने 5 इंटरेस्ट निकाला जो आपने फाइनेंस कॉस्ट में लिखना होता है। स्टार्ट करते हैं अब इसकी इनकम स्टेटमेंट हम जो हमने बनानी है, और कुछ बात अभी हम करके तो इनकम स्टेटमेंट जो है वो स्टार्ट करते हैं। इनकम स्टेटमेंट हम स्टार्ट करेंगे जी सबसे पहले है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स, सॉरी कॉस्ट ऑफ सेल्स कह रहा हूँ, सेल्स से हम स्टार्ट करेंगे इसको। सेल्स या रेवेन्यू भी कह सकते हैं आप, एक ही बात है। नॉर्मली बुक्स में रेवेन्यू का वर्ड यूज होता है तो हम रेवेन्यू यूज कर लेते हैं। तो देखते हैं हमें रेवेन्यू कितना दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है 9,85,000, 9,85,000 का हमें दिया हुआ है रेवेन्यू। रिटर्न होती तो इसमें से माइनस कर देते, फिलहाल मौजूद नहीं है, हम देख देंगे ऐसे। इसमें से लेस कर देते हैं हम कॉस्ट ऑफ सेल्स। याद रखिएगा इस सवाल के अंदर कॉस्ट ऑफ सेल्स का आंसर भी आपने कैलकुलेट करके फिर लिखना है, यानी कॉस्ट ऑफ सेल्स का आंसर भी टोटल करके जो अमाउंट आएगी वो रिकॉर्ड करनी है, क्योंकि उसने कहा है कि आपने इनकम स्टेटमेंट वगैरह जो है वो क्रिएट करनी है और वर्किंग अलग अलग शो करनी है आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स की भी। अच्छा, ये फोर्थ पॉइंट को जरा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं एक दफा। ड्यूरिंग द ईयर कहता है कि एक हमने मोटर व्हीकल परचेज की है जिसकी कॉस्ट 60,000 है कामिल, और हमने उसके लिए पेमेंट की है 40,000 फ्रॉम द बैंक एंड पार्ट एक्सचेंज ऑफ एन ओल्ड व्हीकल, और पुराना व्हीकल आपने पार्ट एक्सचेंज किया। दिस ओल्ड व्हीकल हैड ओरिजिनली कॉस्ट 75,000 एंड हैड बीन डेप्रिशिएटेड बाय 27,000। तो पहले जरा पार्ट एक्सचेंज की एंट्री मैं आपको पास करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपके पास लिखी रहे क्या खरीदा था आपने, सॉरी, दैट इज मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल की जो कॉस्ट है हमने वो परचेज किया है कितने का, 60,000 का। पेमेंट हम कितनी कर रहे हैं, 40,000। बैंक आपका क्रेडिट हो जाएगा 40,000 से, क्योंकि वो आपने पे कर दिया है, डिसीजन का पॉइंट है ना ये। और बाकी क्या आ जाएगा, ट्रेडिंग, आपको पे नहीं करने पड़े। कितने, 20,000। आप ये सपोज कर सकते हैं कि एक्चुअली जो पुराना एसेट है वो 20,000 का बिकी गया एक तरह से। अब जो पुराना एसेट था उसकी कॉस्ट 75,000 और उस पर डेप्रिसिएशन कितनी हुई है उसने क्वेश्चन में बताइए, 27,000। तो लेट्स सी कि उसकी बुक वैल्यू हमारी जो है वो कितनी बनती है। आप 75,000 में से 27,000 माइनस कर देंगे तो उसकी बुक वैल्यू आ जाएगी 48,000। नहीं जी, 48,000 उसकी बुक वैल्यू आ गई, और आपको जो फायदा हो रहा है ट्रेडिंग करके वो कितना हो रहा है, 20,000 का। तो उस पर हमें छूट मिली है नए एसेट पे, इसका मतलब 28,000 का आपको क्या हो गया लॉस इस एसेट को पार्ट एक्सचेंज करने में, क्योंकि एक तरह से ये बिक ही गया ना भाई। पुराना एसेट पार्ट एक्सचेंज का मतलब ये है कि एक तरह से वो सेल ही हो गया आपका, तो कितने पैसे आपको पे नहीं करने पड़े। मोटर व्हीकल 60,000 की थी, उसमें से 40,000 यू डोंट नीड टू पे, 40,000 यू हैव पेड एंड द रिमेनिंग यू डोंट नीड टू पे बिकॉज ऑफ द एक्सचेंज ऑफ द ओल्ड व्हीकल, and the old vehicle cost is 75,000. It has been depreciated by 27,000 till now. So 48,000 is the book value of the old vehicle, जो कि 20,000 का आपका एक तरह से सेल हो गया, क्योंकि आपको नए एसेट में उतने पैसे पे नहीं करने पड़े। तो 28,000 का लॉस आपको आ जाएगा। ये पॉइंट हमारा पिछले क्वेश्चन में भी था कामिल, जो हमने कल किया था उस क्वेश्चन में भी है। और सोबत उससे इससे अगला क्वेश्चन है वो भी आपने घर में करना है, यानी जो मैं करवा रहा हूँ इससे अगला क्वेश्चन है वो भी घर में करना है। उसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है मजीद आगे, ओनली द बैंक पेमेंट हैज बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अच्छा, बैंक पेमेंट ट्रांजैक्शन का मतलब और है और बैंक पेमेंट का मतलब और है। बैंक पेमेंट का मतलब है कि आपने सिर्फ बैंक को क्रेडिट किया है, यानी सिर्फ आपने 40,000 बैंक क्रेडिट किया है, जबकि अगर लिखा होता है कि ओनली द बैंक पेमेंट ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड तो हम करते हैं कि मोटर व्हीकल को भी डेबिट किया है 40,000 से। मैं रिपीट कर रहा हूं, दोबारा और से सुनिएगा। ये तो हमने कर लिया, आगे एंड पे लिखा हुआ कहता है ओनली द बैंक पेमेंट ट्रांजैक्शन हैज बीन रिकॉर्डेड, यानी बैंक पेमेंट की ट्रांजैक्शन पूरी रिकॉर्ड हो गई। इसका मतलब है आपने मोटर व्हीकल को 40,000 से डेबिट किया हुआ है, तो 40,000 से डेबिट जो किया हुआ है वो दोबारा ऐड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 20,000 ऐड करेंगे, और बैंक को 40,000 से क्रेडिट भी किया हुआ है। लेकिन इस सवाल में ऐसा नहीं कहा उसने। इस सवाल में उसने कहा ओनली द बैंक पेमेंट हैज बीन रिकॉर्डेड, यानी आपने बैंक को क्रेडिट कर दिया 40,000 से बस,
उसके अलावा आपने कोई चीज रिकॉर्ड नहीं की, मोटर व्हीकल को डेबिट साइड पे 60,000 रिकॉर्ड नहीं किया, तो आपको 60,000 ऐड करना पड़ेगा, तो उस पर भी डेबिशन लेनी है आपने जी। यही नहीं किया मैंने। नहीं, आपने तो नहीं किया, वो तो मुझे पता है, मैंने आपसे कहा कि जी सर। तो मैं करवा रहा हूँ अभी, इससे अगला क्वेश्चन भी आपने करना है, मैं ये कह रहा हूँ, वो भी इसी टाइप का सेम बुक में से, ये मैं कह रहा हूँ। ठीक है सर। अच्छा, तो नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट बात जो हमारी आती है वो है कि हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स की वर्किंग करनी है, हर एक चीज की वर्किंग आपको करनी पड़ेगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स की भी आपको वर्किंग करनी पड़ेगी। सर अगर मैं वर्किंग ना करूं, मैं इनकम स्टेटमेंट के अंदर ही शो कर दूं, कर दें, कोई सी परेशानी वाली बात नहीं है कि आप लाजमी वर्किंग ही शो करें और आप इनकम स्टेटमेंट में शो नहीं कर सकते, कसम नहीं खा ली उसने, मर्जी आप कर सकते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री आपकी आ जाएगी। अगर उसने स्टैंडर्ड के हिसाब से कहा है कि बनानी है तो फिर आप नहीं कर सकते, देखते हैं क्या क्या उसने प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट, सिंपल कहा उसने, तो कोई स्टैंडर्ड के हिसाब से उसने नहीं कहा, ठीक है, आपकी मर्जी है, आप शो कर सकते हैं। तो इनकम स्टेटमेंट के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ओपनिंग इन्वेंट्री, वो है 37,100, ये लिखी हुई है, परचेजेस ये लिखी हुई है 4,28,000, इन्वेंट्री लिख लेते हैं हम 37,100, इसमें ऐड कर लेंगे हम परचेजेस, कितनी है जी 4,28,000 की, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ सर, इसको अंदर इनकम स्टेटमेंट के अंदर ही पास कर लें, कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन हम वर्किंग इसलिए कर रहे हैं कि कुछ और चीजें भी जो है ना वो आनी है इसके अंदर सेल्स में, जिसकी वजह से हमने कहा चलो वर्किंग साइड पे कर लेते हैं, अंदर भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, मैंने निकाल के दिखाई थी आपको, इसमें मैंने 36,000 में 6,500 ऐड किया था, तो मेरा वो आ गया था 42,500, जो हम इसमें से क्या कर देंगे, बिल्कुल माइनस कर देंगे, ये आपका आ जाएगा 422,600, इसका यानी आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट देखते हैं जी हम, नेक्स्ट आपका आ जाएगा डेप्रिसिएशन आपकी आएगी जी, जो मशीन पे आपने लेनी थी वो भी उसने कहा था कॉस्ट ऑफ सेल्स में चार्ज करनी है, कितने पे 30,000 डिवाइडेड बाय 3, दैट विल बी 10,000, वो भी कॉस्ट ऑफ सेल्स में ही शामिल होनी है। सर ये क्या लिखे, ये देखिए दिखा रहा हूं आपको, कहते हैं पॉइंट नंबर 2 है, एडमिन एक्सपेंसेस में 30,000 माइनस करेंगे, वो मशीन हमने शामिल कर दी हुई है, मशीन हैज अ यूजफुल लाइफ ऑफ 3 years, एनी कॉस्ट रिलेटेड टू मशीन शुड बी चार्ज टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो वो कॉस्ट ऑफ सेल्स का आपको चार्ज करनी पड़ेगी। इसी तरह बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन जो है 25 years की, वो भी आपने चार्ज करनी है कॉस्ट ऑफ सेल्स में। तो बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन कैसे आ जाएगी, आपको पता है उसकी कॉस्ट मैंने ऊपर बताई थी आपको, क्वेश्चन में दी हुई है, वो है 4 लाख, क्योंकि लैंड है ना, उसने कहा बाकी अमाउंट लैंड की है, बिल्डिंग की अमाउंट जो है वो 4 लाख की बनती है, डिवाइडेड बाय 25 कर देंगे आप इसमें से, फोर लाख को डिवाइड कर देंगे 25 से, तो कितना आ जाएगा जी आपका, बताएं, 25 से 4 लाख को मैं डिवाइड करता हूँ, तो मेरा ख्याल है ये आ जाएगा 16,000, ये आपके पास डेप्रिसिएशन जो है वो आ जाएगी, किसकी, बिल्डिंग की। टोटल कर लेंगे, दैट विल बी द आंसर ऑफ अवर कॉस्ट ऑफ सेल्स, जो कि आपने रिकॉर्ड करना है अपनी बुक्स के अंदर। कॉस्ट ऑफ सेल्स का आंसर आपका आ जाएगा जी 448,600, और मैं लिख लेता हूँ, वो यहाँ पे लिख दूंगा, सारी बात है, क्योंकि माइनस करना है मैंने इनकम स्टेटमेंट में से। आपका आ जाएगा जी, इधर क्या आ जाएगा जी, ग्रॉस प्रॉफिट, 9,85,000 में से माइनस कर देंगे हम 536,400 आ जाएगा। सर ये कॉस्ट ऑफ सेल में से आपने ये मशीनरी के डेप्रिसिएशन भी ले सकते। एक मिनट 536,400 आपका जीपी आ गया,
देखिए बेटा, बात असल में ये है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स में से मशीन की डेप्रिसिएशन लेस नहीं की, ऐड की है। तो उसने क्वेश्चन में कहा है मशीन की डेप्रिसिएशन आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स में ही ऐड करके लिखनी है, उसको चार्ज कॉस्ट ऑफ हाँ सेल्स। ऐड की है। इसी तरह बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन भी उसने क्वेश्चन में कहा है कि आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स में ही चार्ज करके लिखनी है, इसलिए हमने दोनों चीजों की डेप्रिसिएशन सेल्स में ऐड करके लिखा है। आप सवाल के अंदर भी ऐड करके लिख सकते हैं। ये देखें, ये लिखा हुआ है लास्ट लाइन, यानी कॉस्ट एडेड टू द मशीन शुड बी चार्ज टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। बिल्डिंग पे स्टेटमेंट और मेथड जो सर, वो भी चार्ज टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। शोर और जो आपके बहुत पॉइंट आ नंबर रहा है 1 यार, था आपके शोर बहुत आ रहा है पीछे यार। सर, पॉइंट नंबर 1 था। हाँ, 1 का तो मैंने बताया था आपको कि 100 जी यूनिट सर। हैं वो 80 के हो रहे हैं सेल, जबकि वो बिकते हैं 80 कॉस्ट है उसकी, बिकते 65 के हैं। तो 8 रिकॉर्ड करनी है आपने, 6500 जो है वो ऐड अप करनी है। 36,000 में 6500 ऐड कर देंगे तो 42,000 आपका आ जाएगा। 42,500 आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगी। ये जो मैंने निकाली है क्लोजिंग इन्वेंट्री, सर नहीं आया, समझ शोर आ रहा है सर, आवाज क्लियर नहीं है सर। 6,000 प्लस 6500। ये बताएं, शोर बेटा आपकी तरफ से आ रहा है, यही तो मैं कह रहा हूं, बहुत शोर आ रहा है, हमारी तरफ से कोई शोर नहीं है। जी बताओ, क्या क्या कौन सा पॉइंट पूछ रहे हो बताना। जी सोबत, कौन सा पॉइंट पूछ रहे हो? जी सर, ये इन्वेंट्री वाला दोबारा बता दो, मुझे नहीं समझा इसकी। वो हेडफोन पहने हुए तो उसकी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। इन्वेंट्री का ये है कि इन्वेंट्री जो है हमारी वो 36,000 की असल में इन्वेंट्री हमने लेनी थी। क्यों? क्योंकि उसने कहा कॉस्ट 36,000 है, जबकि एनआरवी जो उसकी है वो 85,400 है। दोनों में से कम है, उस पर ले लिया हमने 36,000। लेकिन इस 36,000 में ये जो डैमेज आइटम हुए हैं ऊपर वो शामिल नहीं है, क्योंकि ये लिखा हुआ है ऑल अदर इन्वेंट्रीज। और जो ऊपर डैमेज आइटम हुई है उसकी कॉस्ट 8,000 है, जबकि उसकी वैल्यू जो मार्केट में है वो 6500 है। तो आप 8,000 ऐड नहीं करेंगे, 6500 को शामिल करेंगे जो कम वाली वैल्यू है, तो आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री का टोटल आ जाएगा 42,500, जो मैंने यहाँ पे शामिल किया है या शामिल करके लिखा है। सही है। अब हमने रिलायबल वैल्यू से नहीं लेंगे, जैसे ये 85,400 है, इसको मतलब हमारा लेस से रूल है, लेंगे। हाँ वो तो रूल, ठीक है, हमारा इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी व्हिच एवर इज लेस। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ठीक। नीचे नीचे वाली फिगर को आपने कम वाली वैल्यू ली है, इसी तरह ऊपर वाले 100 यूनिट्स की वैल्यू भी आपने दोनों में से कम वाली लेनी है, उसको कम पे। जी ऐड ठीक है, ठीक। आपके पास आ जाए। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हमने देखना है कि हमारे कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आते हैं। तो पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस हम लिखते हैं जो कि ट्रायल बैलेंस में हमें दिए हुए, क्वेश्चन में दिए हुए ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, वो देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हमें दी हुई है, देखिए ऊपर 1,44,000 लिख लेता हूं मैं, 1,44,000। डॉलर के साइन भी डाल लेते हैं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, और इधर भी डाल लेते हैं ताकि हमें, ठीक है जी। ट्रायल बैलेंस की डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हमने लिखी, और देखें, और उसने कहा है कि क्या कहते हैं उसे, कोई डेप्रिसिएशन है जो कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में डालनी है, तो वो हम देखते हैं। हाँ, मोटर व्हीकल पे वो कह रहे हैं कि चार्ज टू डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आपने रिकॉर्ड करनी है, मोटर व्हीकल की डेप्रिसिएशन। तो मोटर व्हीकल को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। देखें पहले मोटर व्हीकल जो हमने कोई नया खरीदा है, यस खरीदा है, हमने नया मोटर व्हीकल परचेज किया है, ठीक है जी। नया मोटर व्हीकल जो आपने परचेज किया है वो आपने कितने का परचेज किया है? 60,000 का। पुराना मोटर व्हीकल देखते हैं कितने के पड़े हैं हमारे पास। 60,000 के मोटर व्हीकल पर पहले डेप्रिसिएशन निकालेंगे हम। देखिए मैं इसकी कैलकुलेशन यहाँ पे शो कर रहा हूँ आपके सामने, सॉरी कितने परसेंट है देख लूँ मैं। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है और डेप्रिसिएशन का जो रेट है वो है 20%। मोटर व्हीकल की बात हो रही है, इसमें डेप्रिसिएशन का पूरा चैप्टर शामिल है भाई, करने जा रहा हूँ समझ नहीं, डेप्रिसिएशन का पूरा चैप्टर ही है तो मैं वर्किंग करने जा रहा हूँ। तो 60,000 आ जाएगा आपका 20%, क्योंकि नया खरीदा आपने, एनुअल बेसिस है ना, तो सारी बात है कि आपको मंथ में जाने की जरूरत नहीं है, ये ले लिया। अब जो बेचा है उस पर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी नहीं है आपने, वो तो रिकॉर्ड होनी नहीं है, तो लॉस हम उसमें आ जाएगा
लॉस ऑन डिस्पोजल मोटर व्हीकल का हुआ है, हमने ऊपर निकाला है कितना है 28,000 का, वो एक्सपेंसेस पे आप रिकॉर्ड कर देंगे। फिर आपका आ जाएगा डेप्रिसिएशन मोटर व्हीकल, और वो मैं निकाल रहा हूँ। नए एसेट पे निकाल ली, अब रिमेनिंग एसेट जो एग्जिस्टिंग एसेट्स पड़े हुए हैं उन पे निकालनी। एग्जिस्टिंग एसेट्स कितने पड़े हुए देखते हैं। एग्जिस्टिंग मोटर व्हीकल की कॉस्ट है 2,30,000 और डेप्रिसिएशन जो अब तक दी हुई है ये लिखी हुई है वो है 96,000। तो जरा देखें 2,30,000 में से मैं माइनस कर दूंगा उस एसेट की कॉस्ट जो मैंने बेच दी है, वो तो नहीं आएगा ना। इसी तरह 96,000 जो डेप्रिसिएशन है उसमें से माइनस कर दूंगा उस एसेट की डेप्रिसिएशन जो मैंने सेल कर दी है। बाकी जो मेरे पास आएगा वो मुझे रिकॉर्ड करना है, यानी 2,30,000 माइनस 75,000 मेरे पास आ जाएगा 1,55,000। ये वैल्यू जो मेरे पास आ रही है ये आ रही है 1,55,000 और 96,000 माइनस 27,000। याद करें मैंने डेप्रिसिएशन चैप्टर में आपको ये पढ़ाया हुआ है, कॉस्ट में से कॉस्ट माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, जो आएगा दोबारा माइनस करेंगे, यानी 69,000 जो आया है इसको 1,55,000 में से माइनस करेंगे और फिर जो आपके पास आएगी बुक वैल्यू उस पर आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है ना, तो आपको जो एसेट बच गए हैं उस पर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के हिसाब से उसकी बुक वैल्यू चाहिए, और वो बुक वैल्यू यहाँ पर कितनी आती है 86,000। इस पे हम निकालेंगे कितने परसेंट, 20%, तो आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगी, उसमें 12,000 ऐड कर देंगे, दैट इज गोइंग टू बी योर टोटल डेप्रिसिएशन। ये आपकी आ जाएगी 17,200 प्लस 12,000, तो आपकी आ जाएगी 29,200। So 29,200 is going to be your total depreciation, जो आप यहाँ लिखेंगे depreciation on motor vehicle के नाम से जी। यानी ये पूरा depreciation का सवाल दे दिया उसने, बेटा अगर depreciation में reducing balance method हो कामिल, ठीक है, और एसेट सेल भी हो रहा हो, तो एसेट सेल का लॉस तो आना ही आना है, उसका तो और ताल्लुक है, लेकिन डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे उसके 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन द न्यूली परचेज्ड एसेट, जो नया एसेट परचेज किया है उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है जी। जो नया एसेट परचेज किया है उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। वो मैंने ले ली 60,000 पे 20% आ गई, वो मैंने कैलकुलेट कर ली। उसके बाद कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन द एसेट सोल्ड, वो लेनी नहीं, एनुअल बेसिस है, अगर मंथ टू मंथ होती तो उस पर भी मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करता। ये आ जाएगा आपका 201200। फिर हमने कैलकुलेट करनी डेप्रिसिएशन ऑन द एग्जिस्टिंग एसेट जो पहले से पड़े हुए, जो हमारे पास पहले से एसेट पड़े हुए उन पर आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। और वो हम कैसे करेंगे, वो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एसेट पड़े हुए आपके पास पहले से, उसकी कॉस्ट में से 2,30,000 जो एसेट बेचा है उसकी कॉस्ट क्या कर दूंगा मैं, ये बेचा 75,000, वो माइनस कर दूंगा। 2,30,000 माइनस 75,000 1,55,000 ये रिमेनिंग एसेट्स की कॉस्ट आई है। अब इसकी डेप्रिसिएशन अब तक कितनी हुई है, तो फिर क्या करेंगे उसके लिए हम टोटल डेप्रिसिएशन जो हमें दी हुई है ऊपर, उसमें से जो एसेट बेचा है उसकी डेप्रिसिएशन में क्या कर दूंगा, ये मोटर व्हीकल की डेप्रिसिएशन दी हुई 96,000, उसमें से जो एसेट बेचा है उसकी डेप्रिसिएशन माइनस कर दूंगा। तो 1,55,000 कॉस्ट के एसेट अब तक 69,000 डेप्रिशिएट हो चुके हैं, एंड द बुक वैल्यू ऑफ दीज एसेट्स नाउ इज 86,000, और उस पर मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा 20%, वो आ जाएगा 17,200। उसके बाद मैं निकाल लूंगा जो नया एसेट की 12,000 ऐड कर लूंगा, तो मेरे पास टोटल डेप्रिसिएशन जो है वो आ जाएगी, ठीक है जी, मोटर व्हीकल की, वो मैंने लिख लिया 201200। अब हमने कैलकुलेट करनी है, वर्किंग करनी है किसकी, एडमिन एक्सपेंसेस की, वो कर लेते हैं जी हम। समझ आ रही है ना सर, मुश्किल सवाल है जी, जी मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल है, हमने कब कहा है मुश्किल नहीं। एडमिन एक्सपेंसेस जो है वो ट्रायल बैलेंस के हिसाब से जो आपको दिए हुए, पहले वो लिखते हैं हम, देखें कितने दिए हुए हमें पीछे। ट्रायल बैलेंस के हिसाब से जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आपको दिए हुए, अगर आप गौर करें, सामने लिखे हुए कामिल ये रहे 3,46,000 की। मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, और मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द रीजन कि मैं आई वांटेड यू टू स्टार्ट A1 क्लासेस आल्सो, बिकॉज A1 के ऊपर A2 बड़ा बेस करता है। अगर आपको AS सारा आता है अच्छी तरह से, तो A2 आपके लिए थोड़ा कदर आसान हो जाता है। अगर आपको AS में अगर प्रॉब्लम आती है या AS में प्रॉब्लम है, तो
A2 तो बहुत मुश्किल होता जाएगा, फ्यूचर में मजीद मुश्किल होता जाएगा, क्योंकि कंपनीज रेशोज कैश फ्लो स्टेटमेंट ये एएस पर बेस करती है। एएस करने से A2 में भी बेहतरी साथ जो है वो आ जाती है, तो ये बात है। तो A2 अकेला पेपर तो आप दे नहीं सकते, इसलिए मैं सोच रहा था कि देना तो पड़ना ही आपको, खुद प्रिपरेशन आप शायद नहीं कर पाओगे, और टाइम भी सारा कितने महीने रह गए, 3 महीने हार्डली, 2 मई को पेपर है आपका एएस का P2 जी। तो उसके बाद देखिए अगर हम आगे एडमिन एक्सपेंसेस की बात हम करते हैं, तो उसमें सबसे पहले देखें कि ये लिखा हुआ है कि एडमिन एक्सपेंसेस इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ 30,000 फॉर ए मशीन परचेज्ड ऑन 1 फरवरी। गलती से हमने मशीन कॉस्ट डाल दी हुई एडमिन एक्सपेंसेस में, तो आपको पता है वो हमें क्या करनी पड़ेगी, यस माइनस करनी पड़ेगी, क्योंकि इट्स नॉट ए पार्ट ऑफ एडमिन एक्सपेंसेस, इट्स ए पार्ट ऑफ एसेट, वो तो एसेट होता है। उसके बाद आपकी क्या आ जाएगी जी, डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट। इक्विपमेंट जो है वो आपका हिस्सा है, डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट आप रिकॉर्ड कर लेंगे, वो आ जाएगा जी आपका डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट। अगर हम देखें इक्विपमेंट दिया हुआ कॉस्ट है उसकी 3,20,000 और उस पर डेप्रिसिएशन आपकी हुई है 1,86,000, 3,20,000 और 1,86,000। वो हम देखते हैं कि 3,20,000 जो है इक्विपमेंट पर डेप्रिसिएशन सॉरी रेट हमें क्या दिया हुआ ये देख लें हम। अच्छा, स्ट्रेट लाइन मेथड इक्विपमेंट का 5 इयर्स, तो आसान है। 3,20,000 को आप डिवाइड कर देंगे 5 से, तो आपके पास इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन आ जाएगी, तो हम कर लेते हैं डिवाइड। 3,20,000 कॉस्ट है, डिवाइड बाय 5, तो डेप्रिसिएशन आपके पास इक्विपमेंट की आ जाएगी 64,000। दैट वुड बी एन इजी थिंग टू गो फॉर, वो मैंने लिख लिया जी। उसके बाद बैड डेट्स हैं आपके दिए में आपको जी, बैड डेट्स एडमिन एक्सपेंसेस में ही आते हैं ना आपके सामने, वैसे उसने बताया भी हुआ है, देख लें 6 पॉइंट में, पॉइंट नंबर 6 में बैड डेट्स 8800 के हैं, और आखिर में उसने लिखा है कि आपने 4% प्रोविजन क्रिएट करनी है और इसको एडमिन एक्सपेंसेस में ही लिखना है। बैड डेट्स आपके आ जाएंगे 8800 के। उसके बाद आपकी आ जाएगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। जी 4% है प्रोविजन। तो ट्रेड रिसीवेबल्स हम देखते हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स को हम देखते हैं किधर दिए हुए, ये ट्रेड रिसीवेबल्स दिए हुए 1,02,000 के, ठीक है जी। इस पर आपने प्रोविजन क्रिएट करनी है 1,02,000 पे, प्रोविजन हम क्रिएट करेंगे 1,02,000 पे, कितने परसेंट, 4% डायरेक्ट, नो, पहले आप 102,000 में से माइनस करेंगे 8800 जो बैड डेट्स हैं, जो आंसर आएगा उस पर निकालनी है आपने 4% प्रोविजन जी। मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, क्योंकि जो बैड डेट्स हैं वो भी तो माइनस करने हैं ना आपने, तो वो तो ट्रेड रिसीवेबल आपके रहे नहीं है, वो आपको सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। उसके बाद 4% निकालेंगे, आपके पास ये आ जाएगी 3728। 3728 आपने फाइंड कर ली है, क्योंकि कुछ और भी फिगर हैं शायद जो माइनस होनी है बैड डेट्स के अलावा, एक मिनट में देखता हूँ जी। ये प्रोविजन आपने 2100 का दिया हुआ है ना आपको पहले से, आपको 3728 में से देखना है कि आपको प्रोविजन कितनी क्रिएट करनी है। तो प्रोविजन आपको चाहिए 3728, उसमें से माइनस कर देंगे 2100, ठीक है ना, जो बाकी आएगा वो प्रोविजन आपको क्रिएट करनी है, वो बनेगी 1628 की। आपको 1628 की प्रोविजन बेसिकली कैलकुलेट करनी है, 2100 की पहले से पड़ी हुई है सर, इसलिए 2100 की प्रोविजन पहले से मौजूद थी। 3728 नहीं चाहिए हमें, हमें 1628 की प्रोविजन चाहिए, क्योंकि 2700 पहले से प्रोविजन जो पड़ी हुई है उसको भी आपने एडजस्ट करना है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ 3728 माइनस 2100 करके जो एडजस्ट करके आइए वो आपको रिकॉर्ड करनी है इसमें। तो इसका टोटल कर लेते हैं हम, टोटल एडमिन एक्सपेंसेस का जो है वो आपका आ जाएगा, मैं करता हूँ 390428। जी, तो ये एडमिन एक्सपेंसेस से टोटल आ गया, डेफिनेटली मुझे यहाँ लिखना है इसको, इसका टोटल भी करना है 8। और ये जरा जो मैंने प्रोविजन के लिए जो किया था वो हटा देता हूँ, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है ना, क्योंकि प्रोविजन पहले से पड़ी हुई थी तो एडजस्ट करके मैंने फिर लिखी है। अब आगे लिख लेते हैं हम
हमारा ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का टोटल जो है वो कितना आ रहा है 201,200 और 390,428 ये आपका आ जाएगा 591,628। ठीक है जी, इसको हम माइनस कर देंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में से, ग्रॉस प्रॉफिट में से, बल्कि आई शुड से आपका आंसर जो आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट का 55,228 it is going to be your operating profit. इसमें से आपको पता है फाइनेंस कॉस्ट माइनस कर देते हैं या इंटरेस्ट कॉस्ट माइनस कर देते हैं आप, फाइनेंस कॉस्ट देखिए की बात है और वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, मैंने आपके सामने निकाल के दिखाई थी 1,50,000 का 8% और 5/12। ठीक है, शो कर देता हूँ यहाँ पे फिर भी ताकि आप साथ साथ लिख रहे हैं। 50,000 का 8% था ना मेरा ख्याल है। फाइव डिवाइडेड बाई 12 ये आपके पास आ जाएगी 5,000। मैंने पहले इंटरेस्ट कॉस्ट निकाली थी 5 मंथ्स की, आपको बता देगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट या लॉस या प्रॉफिट फॉर द ईयर आपका आ जाएगा, बल्कि ये मेरे ख्याल लॉस निकल रहा है आपका, नेगेटिव में आ रहा है ना आपका, ये जो आपका निकल रहा है ना प्रॉफिट नहीं है लॉस है, ये नेगेटिव में है। इधर माइनस कर देंगे ये आपका 60,228 आ जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी लॉस फॉर द ईयर। ये भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं है, ऑपरेटिंग लॉस है, इसको भी अगर हम सही करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, हमने लॉस फॉर द ईयर फाइंड कर लिया और इसके अंदर आपको हर एक की वर्किंग करनी पड़ेगी क्योंकि लेस एक्सपेंसेस में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और एडमिन एक्सपेंसेस की वर्किंग शो करके ही आप टोटल अमाउंट लिखते हैं डायरेक्ट इनकम स्टेटमेंट के अंदर। ये मे जून 1731 का क्वेश्चन है। अब मैं आपसे थोड़ा डिस्कस करता हूँ इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपने घर में करना है, क्योंकि आपको मैं करवा चुका हुआ हूँ। अच्छा, आगे के सवाल अभी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ। कहते हैं इन अक्टूबर 2016 XY पब्लिक लिमिटेड कंपनी मेड ए बोनस इशू। जी पिछला थोड़ा दिखाइए सर। हाँ जी, ये लें, एक मिनट बस। कोई मसला नहीं। ओके सर। ठीक है, जी नेक्स्ट देखते हैं जी। हमने बनानी है जी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, इसी से उसने कहा है तो हम बना लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, आसानी से बन जाएगी, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है उसके अंदर। इसमें 3 हमारे हेड्स हमारे बनेंगे। एक हमारा है जी ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, उसके बाद शेयर प्रीमियम है आपका, रिटेन्ड अर्निंग्स है आपकी। 3 डिफरेंट हेड्स में ये बन रही हैं, हम बना लेते हैं जी। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का बन जाएगा हमारे पास, एक हेड्स शेयर प्रीमियम का है और एक रिटेन्ड अर्निंग्स का है। डेफिनेटली वी गो फॉर द टोटल आल्सो। स्टार्ट में हम क्या लिखते हैं इसका, सबसे पहले आपका आ जाता है बैलेंस। बैलेंस हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, हम देख लेते हैं।
सवाल में बैलेंस दिया हुआ है जी हमें, शेयर प्रीमियम का बैलेंस दिया हुआ है हमें 1,20,000 और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 5 के हिसाब से है 5 लाख की। ये तो आपके आ गए 5 लाख की, ये आपके आ गए 1,20,000। रिटेन अर्निंग्स को भी हम देख लेते हैं वो कितने की हैं। रिटेन अर्निंग्स दी हुई है आपको 1,25,000। रिटेन अर्निंग्स में लिख लेते हैं। इससे पहले आपका आ जाएगा इसमें लॉस फॉर द ईयर, जो आपको लॉस हुआ है इक्विटी में उसको हम लिखेंगे लॉस फॉर द ईयर। वो इसमें से सारी बातें माइनस हो जाएगा, वरना मैं ऐड करता, क्योंकि लॉस है तो फिर ऑब्वियसली आपको इसमें से माइनस ही करना पड़ेगा। 60,228। उसके बाद डिविडेंड पे किया आपने, इंटरम डिविडेंड पे किया, लिखा हुआ है क्वेश्चन में, मैं दिखा भी देता हूँ अभी आपको। डिविडेंड प्रॉफिट शेयर और वो रिटेन अर्निंग में से आप माइनस करते हैं, क्योंकि आपने वहीं से पे करना है ना। इंटरम डिविडेंड हमें दिया हुआ है, इंटरम डिविडेंड ये रहा आखिर में बिल्कुल 20,000 का, वो हम यहाँ से क्या कर देंगे जी, माइनस कर देंगे इंटरम डिविडेंड। ठीक होगी जी बात। उसके बाद बारी आपकी आ जाती है बोनस शेयर्स की। ठीक है जी, बोनस शेयर जो है वो हम देखते हैं हमारे क्या है। बोनस शेयर्स में सबसे पहले आपका आता है जी, हम किस तरह इशू कर रहे हैं जी बोनस शेयर्स। इसने क्वेश्चन में बताया हमें, ओहो 1 शेयर फॉर एवरी 10 हेल्ड। शेयर हमारे पास कितने हैं, 1 लाख के शेयर हैं। 5 लाख थे ना, 5 रुपए का एक था, डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 1, ये आपके पास कितने शेयर आ जाएंगे 10,000 और मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी शेयर्स की 50,000। 50,000 हम यहाँ पर ऐड कर देंगे बोनस शेयर्स में। शेयर प्रीमियम में से अमाउंट ये निकालेंगे, हम माइनस कर देंगे। तो बोनस शेयर होते ही है ना, कन्वर्जन ऑफ रिजर्व्स इनटू शेयर कैपिटल। रिजर्व में से हम पैसे माइनस कर देते हैं, रिजर्व में से पैसे माइनस कर देते हैं और बोनस शेयर्स के अंदर हम जो है वो बोनस शेयर्स में हम जो है वो क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। इसका अब हम जो है वो टोटल कर लेंगे। लेकिन सर तो शेयर प्रीमियम में आपने क्यों माइनस किया? रिजर्व कन्वर्ट हो जाता है असल में शेयर कैपिटल में। आपने पहले इतने सवाल किए हैं, क्या हो गया आपको। सबसे मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म में यूज करते हैं, सबसे पहले शेयर प्रीमियम यूज होता है, उसके बाद रिवॉल्यूशन रिजर्व यूज करते हैं, उसके बाद हम यूज करते हैं जनरल रिजर्व और फिर रिटेन्ड अर्निंग्स। इस तरीके से यूज होता है ना, यूज तो करना पड़ेगा आपको, क्योंकि रिजर्व्स कन्वर्ट हो जाते हैं शेयर कैपिटल में, ये उसका तरीका है। बोनस शेयर तो होते ही है ना, ट्रांसफर ऑफ रिजर्व्स इनटू शेयर कैपिटल, कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। हम रिजर्व में से पैसे निकालते हैं, शेयर कैपिटल में डाल देते हैं, तो शेयर प्रीमियम में से माइनस होंगे और शेयर कैपिटल में ऐड हो जाएंगे। पिछले सवाल जितने भी मैंने करवाए हैं आपको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी की, सबके अंदर ऐसे ही किया है। बोनस शेयर इस तरीके से इशू किए गए होते हैं। बोनस शेयर में क्या